हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं अगला वीडियो लेकर के हाजिर हूं आपके लिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सोल्यूबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, और सोल्यूबिलिटी आई थिंक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एंड सोल्यूबिलिटी को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके ये देखेंगे कि ये जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो सॉलिड लिक्विड जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन सॉल्यूशंस पर किन किन चीजों का असर पड़ता है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, तो उनकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको पता रहेगा कि क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, तो अगर आप सोचें तो आप खुद से भी कई सारे फैक्टर्स पकड़ पाएंगे, बट आइए हम लोग एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्ट। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, कि आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन को बनाते समय जो बाइनरी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं उसमें जो सोल्यूट आप ले रहे हैं और उसमें जो आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, इन दोनों का नेचर कैसा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं वो सबसे पहले इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो इसके लिए एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं LDL रूल। ओके, इसका मतलब होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल। तो ये एक रूल है जिसको कि आपको समझ लेना है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर पोलर और नॉन पोलर। करेक्ट, ठीक वैसे ही जो सोल्यूट हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं, आइदर पोलर और नॉन पोलर। ओके, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है कि अगर आप पोलर सोल्यूट ले रहे हैं और सॉल्वेंट भी आप पोलर ले रहे हैं तो वो बड़ा रिडली और इजीली उसमें घुल जाए, या अगर आप नॉन पोलर सोल्यूट ले रहे हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो भी वो आसानी से घुल जाए। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं पोलर सोल्यूट इजीली घुलेगा पोलर सॉल्वेंट। ओके, और पोलर नॉन पोलर, और नॉन पोलर जो सोल्यूट है वो घुलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब पोलर विल डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व नॉन पोलर। अच्छा, कभी कभी एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे अच्छा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नमक हम ले लेते हैं NaCl, तो नमक हमने ले लिया या कोई भी दूसरा साल्ट ले लिया और इसको हम पानी में घोलते हैं H2, तो क्या ये घुलेगा? बिल्कुल घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है। आप जानते हैं कि ये आयनिक है, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्जेस होते हैं, मींस दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल्स। और वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, ये सॉलिड स्टेट टॉपिक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो NaCl इजिली घुल जाएगा H2। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल। ओके, अब आपको एक और सरप्राइज होगा कि जैसे हम चीनी ले लेते हैं, शुगर, उसको पानी में घोलते हैं, वो भी घुल जाता है, जबकि चीनी को जनरली हम नॉन पोलर मानते हैं। तो वो क्यों घुल जाता है फिर? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। वो क्या करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट्स, तो उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए वो भी घुल जाए।
तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको मिलेंगे। वैसे नॉर्मल केसेस में अगर कोई पोलर सोल्यूट है तो आप ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और अगर कोई नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अब इसके बाद से अगला जो फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन से क्या असर पड़ता है? तो देखिए, जैसे हम लोगों ने सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी में डिस्कस किया था कि आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं सोल्यूट का, वैसे वैसे क्या होता है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कोई सोल्यूट के घुलने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो ज्यादा आसानी से घुलेगा। लेकिन जैसे 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 क्या होगा कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ओके, अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? तो देखिए, नॉर्मली जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो दो तरह के सॉल्यूशन तैयार करते हैं। एक सॉल्यूशन जो होता है वो होता है जनरली, एक सॉल्यूशन जो हम फॉर्म करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है। और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे एनर्जी इवॉल्व होती है। एक ऐसा है जो हीट एब्सॉर्ब करता है, दूसरा है जो हीट इवॉल्व करता है। क्लियर? तो ये दो तरह के आपके पास सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो कैसे इफेक्ट करता है, तो एंडोथर्मिक अगर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर को जब आप बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो इसमें क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कई सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि उनमें जब आप घोलते हैं सोल्यूट को तो वहां से क्या होता है, उसमें हीट एब्सॉर्ब होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन में क्या होगा कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर अगर हम ले तो ये है आपका प्रेशर। तो देखिए, प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका कोई खास इंपैक्ट सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस पे नहीं देखा जाता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड इन दोनों पर प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए सोल्यूबिलिटी पे प्रेशर का कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ जाए कि प्रेशर जो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे क्या असर डालता है, तो आप बताएंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है पार्टिकल साइज। आप जब सोल्यूट पार्टिकल्स को आप डिसॉल्व करते हैं इन अ सॉल्वेंट, तो उसमें डिपेंड करता है कि उनका पार्टिकल साइज क्या है। अगर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो दिक्कत होगी, सोल्यूबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा। क्लियर? इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है स्टरिंग। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मली एक गिलास पानी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा नमक मिला देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि काफी देर हो जाने के बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी पूरा जो नमक है वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाया होगा। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब किसी ग्लास में पानी लेकर के उसमें नमक डालते हैं तो फिर हम उसको स्टर करते हैं, उसको मिलाते हैं अच्छी तरह से किसी स्टिक या चम्मच से। इससे क्या होता है कि हम बड़े आसानी से उसको घोल पाते हैं, इजीली घोल पाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि सोल्यूबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके बाद से अगला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट करता है, आइए जरा बात करते हैं। देखिए कई सारे ऐसे सोल्यूट हैं जिनको कि जब आप पानी में या किसी और सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो जाकर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिससे कि वो ज्यादा आसानी से घुलता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में बड़ा इजीली घुलता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आयोडीन जो है वो पोटेशियम आयोडीन में बड़ा इजीली घुलता है, बिकॉज ये क्या करता है कि फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से आसानी हो जाती है घुलने में। और भी कई सारे सोल्यूट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो भी आसानी से घुल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से सोल्यूबिलिटी पे असर पड़ता है, और आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इन द नेक्स्ट वीडियो मैं अब इसके बाद डिस्कस करूंगा जैसे कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।